हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं पूनम आज आपको डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद ये है कि जो मैं सिलेबस लेकर आई हूँ वह हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जो इंग्लिश में बनी हुई है, तो बच्चों ने कमेंट में लिखा हुआ कि प्लीज़ सर हिंदी में कराएं, प्लीज़ मैम हिंदी में कराएं। तो उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने सोचा क्यों न पीजीटी कॉमर्स की तैयारी हिंदी मीडियम में कराई जाए, ताकि उन बच्चों को भी काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये मैं अपना फर्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जो डीएसएसबी पीजीटी वाणिज्य पाठ्यक्रम का है, जो ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी आधी तैयारी कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डीएसएसबी पीजीटी वाणिज्य पाठ्यक्रम। तो ये जो सिलेबस हमारा वो दो पार्ट में दिया हुआ है, एक तो बिजनेस स्टडीज़ और प्रबंधन और दूसरा है वित्तीय लेखांकन। तो ये जो बिजनेस स्टडीज़ है ये हमारा एग्जाम में 60% पूछा जाता है और 40% हमारा वित्तीय लेखांकन से पूछा जाता है। ठीक है, और जो ये सिलेबस है हमारा ये +1 और +2 की बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है बेसिक, जो हमें वहाँ से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी हम एडवांस की चीज़ें पढ़ पाएंगे। ठीक है, एडवांस की चीज़ें हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो पेपर है वो हाई लेवल का पूछा जाने लगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट, व्यवसाय का परिचय, कि बिजनेस को करने की क्या आवश्यकता होती है, बिजनेस क्यों किया जाता है, बिजनेस किन किन लोगों के द्वारा किया जाता है, बिजनेस की क्या विशेषताएं होती हैं, बिजनेस के क्या उद्देश्य होते हैं, उद्योग और वाणिज्य के रूप में व्यवसाय का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, व्यवसाय की विशिष्ट विशेषताएं क्या क्या होती हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, यानी कि मनुष्य की कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं और कुछ अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या किस में आती हैं, आर्थिक क्रियाएं में। ठीक है, उसके बाद है हमारी संगठन के रूप की पसंद, बड़े और छोटे पैमाने पर व्यापार, सरकार द्वारा लघु क्षेत्र के लिए सहायता, यानी कि सरकार जो है वो बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनको सहायता प्रदान करती है, लोन देकर या और तरीके से, ताकि क्या है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रूप, यानी कि एक बिजनेस के क्या क्या रूप होते हैं, कौन लोग उन्हें कर सकते हैं, कैसे कैसे उन्हें किया जाता है। सोल प्रोप्राइटर, यानी कि एक अकेला व्यक्ति भी इसे कर सकता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, यानी कि एक फैमिली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, जैसे दादा ने किया, बेटे ने किया, फिर पोते ने किया, ये क्या सब होती है, एक बिजनेस करने के तरीके होते हैं। उसके बाद है पार्टनरशिप, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और इसका गठन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट, व्यवसाय का स्वामित्व, यानी कि बिजनेस का ओनरशिप किन किन के हाथों में होती है। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है, सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में होती है, या सरकार के हाथ में होती है। ये सब चीज़ें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, गतिशीलता, वैश्विक उद्यम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, संयुक्त उद्यम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो बाहर विदेशी कंपनियां हैं या उनके हाथों में व्यवसाय का स्वामित्व होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, व्यवसाय सेवाएं, कि एक बिजनेस की क्या क्या सर्विसेज होती हैं और किन किन रूप में हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संचार, व्यवसाय सेवाओं पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, ये सारे हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। आजकल ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा चला हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट, व्यापार, ट्रेड कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन ट्रेड करते हैं। आंतरिक व्यापार खुदरा, यानी कि रिटेल द्वारा किया जाता है, या थोक व्यापार या द्वारा किया जाता है, या व्यापार मताधिकार के उभरते मोड, ई व्यापार जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जो आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट द्वारा जो ट्रेड किया जाता है उन्हें कहते हैं। और आउटसोर्सिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात आयात प्रक्रिया और प्रलेखन, EPZ, सेज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन
और समझौते, WTO, अंकटाड, वर्ल्ड बैंक, IMF कि WTO कब बना था, क्यों बना था, और अंकटाड कब बना था, वर्ल्ड बैंक बनाने के क्या उद्देश्य थे, IMF कब बना था, ये सब बातें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट से लेकर 5th पॉइंट तक जो हमने पढ़ा है ये सारा +1 की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो अगला है हमारा 6th पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 6th पॉइंट है हमारा व्यवसाय वित्त, यानी कि बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें जो धन की आवश्यकता पड़ती है वो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, वह मालिक और उधार लिया गया, मालिक का खुद का पैसा होता है या उधार लेता है धन, जैसे बैंकों से ऋण लेना या किसी प्राइवेट संस्था से उधार लेना या अपने शेयर इशू करना या डिबेंचर इशू करना, अलग अलग तरीक़ों से वह धन को प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें जैसे इक्विटी शेयर बढ़ाने के स्रोत, GDR, ADR, डिबेंचर, बॉन्ड, सेवानिवृत्त लाभ, सार्वजनिक जमा वित्तीय संस्था, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण, क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग एजेंसियाँ, व्यापार क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, ये सब क्या है, एक वित्त को प्राप्त करने के क्या है, साधन हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 7th पॉइंट व्यापार, व्यवसाय, नैतिकता, पर्यावरण की सामाजिक जिम्मेदारी, यानी कि एक बिजनेस की पर्यावरण के प्रति क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये सब बातें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 1st से लेकर 7th पॉइंट तक ये हमारा हो जाता है क्लियर +1 की बुक में। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट, ये हमारा +2 से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो पर मैनेजमेंट में बिजनेस में जो है मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जाता। ठीक है, तो मैनेजमेंट की क्या अवधारणा है, उसके क्या उद्देश्य हैं, मैनेजमेंट को विज्ञान भी कहा गया है, कला भी कहा गया है, और प्रबंधन भी। प्रबंधन सामान्य और वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में प्रबंधन की प्रकृति, यानी कि मैनेजमेंट के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। सामान्य सिद्धांत जो हेनरी फील्ड द्वारा दिए गए हैं और वैज्ञानिक सिद्धांत जो FW टेलर के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा 9th पॉइंट व्यावसायिक पर्यावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट। एक बिजनेस के इन्वायरमेंट जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, वो कैसे कैसे एक बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, उनके क्या अर्थ होते हैं, क्या महत्व होते हैं। आयाम, व्यवसाय के माहौल को बदलना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए विशेष संदर्भ। 1991 में सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया था जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को लाया गया था। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम था जो हमारे देश के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। ठीक है, उसके बाद व्यापार एक भविष्यवादी दृष्टि। उसके बाद है 10th पॉइंट प्रबंधन समारोह, योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, यानी प्लानिंग कैसे की जाती है, आयोजन कैसे किया जाता है, स्टाफ जो बिजनेस में जो स्टाफ आता है, एम्प्लॉय आते हैं, उनकी भर्ती कैसे की जाती है, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। उसके बाद है निर्देशन, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उनका निर्देशन कैसे किया जाता है, उनके बीच में एकता का कैसे बनाए रखी जाती है, ये सब बातें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। +2 की बुक में ये हर पॉइंट का एक एक चैप्टर दिया हुआ है जो हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा 11th पॉइंट व्यवसाय वित्तीय प्रबंध। बिजनेस में जो पैसा लगा होता है, जो धन लगा होता है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। यदि जो पैसा हमने लगाया है जिस उद्देश्य के लिए लगाया, अगर उसी के लिए नहीं यूज किया जा रहा है तो हमारा पैसा जो है वो वेस्ट होता है, और हमारा जो जिस उद्देश्य के लिए हमने बिजनेस शुरू किया वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। अर्थ, कार्य क्षेत्र, भूमिका और उद्देश्य, वित्तीय योजना, पूंजी संरचना, यानी कि जो पैसा हमने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, जो शॉर्ट टर्म के लिए लगाया है, लॉन्ग टर्म में कहाँ का पैसा लगाया है, शॉर्ट टर्म में कहाँ का लगाया है। जैसे लॉन्ग टर्म में पूंजी संरचना आ जाता है, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में कार्यशील पूंजी जो बिजनेस में डेली बाय डेली यूज होती है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमारे बिजनेस को फाइनेंस को मैनेज करने के तरीके। ठीक है,
उनके इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अर्थ और कारक को जो इसकी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है हमारा 12th पॉइंट वित्तीय बाजार की फाइनेंस मार्केटिंग कौन कौन सी होती हैं। एक तो मुद्रा बाजार होती है, एक पूंजी बाजार होती है। पूंजी बाजार जो होती है वो प्राथमिक और द्वितीय दो प्रकार की होती है। स्टॉक एक्सचेंज NSEI OTCI प्रक्रिया से भी इंडिया में बहुत से स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेबी है, जिस सरकार ने सेबी का गठन किया गया था इन्वेस्टर के पैसे को सेव करने के लिए, जो इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में उनका पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं उनका गबन तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को जांच के लिए किसको लगाया गया था, सेबी को। ठीक है। उसके बाद है हमारा 13 पॉइंट मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कि जो बिजनेस में जो काम करने वाले लोग हैं उनके प्रबंधन कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है। उनके अर्थ, महत्व, मानव शक्ति आकलन के बारे में पढ़ेंगे। भर्ती चयन की एम्प्लॉय की भर्ती कैसे की जाती है, उनका चयन कैसे किया जाता है, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो कैसे दी जाती है, डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, मुआवजा, और यदि काम करते समय या किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको मुआवजा किस प्रकार दिया जाता है, प्रदर्शन और मूल्यांकन, उनका एम्प्लॉयमेंट इवोल्यूएशन कैसे किया जाता है। ये सब बातें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये सब हमें +2 की बुक में मिल जाएगा और उसके साथ साथ हम BCom की बुक से भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट जो है 14, यानी कि विपणन, मार्केटिंग। एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत ही अच्छा काम। अगर उसकी मार्केटिंग अच्छे से कर दी गई है तो प्रोडक्ट को सेल और उसकी डिमांड को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। मार्केटिंग जो होती है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। ठीक है। पहले कस्टमर की डिमांड को पता किया जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट के बनाया जाता है। ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अर्थ, कार्य, भूमिका, विपणन के स्तर, विपणन के बदलते पहलू, उत्पाद विपणन, विपणन के मॉडल, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है 15 पॉइंट संगठनात्मक व्यवहार, बिजनेस बिहेवियर, कि एक बिजनेस में काम करने वाले लोगों का व्यवहार कैसा कैसा होता है, व्यक्तिगत व्यवहार, उनका पर्सनल बिहेवियर कैसा होता है, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, अवधारणाएं और अनुप्रयोग, व्यक्तित्व, धारणा, सीखने और दृष्टिकोण, यानी कि उनका दृष्टिकोण, एप्टीट्यूड, नेतृत्व और इसके दृष्टिकोण, संचार, समूह की गतिशीलता, यानी कि उनके बीच के जो कम्युनिकेशन है वो कैसा कैसा होता है। ये सब बातें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है 16 पॉइंट प्रबंधन में उभरते रुझान, व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्रचना, कुल गुणात्मक प्रबंधन, गुणवत्ता मंडलिया, बेंचमार्किंग, रणनीतिक प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन, व्यवसाय मानकीकरण और ISO, ये सब बातें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा इस पार्ट का लास्ट पॉइंट उपभोक्ता संरक्षण, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण। सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कुछ कानून बनाए थे कि कहीं उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार का छल कपट न हो, जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो उनके लिए सही होना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं कि यदि उनको लगे कि उनके साथ कोई किसी प्रकार का छल कपट हो रहा है तो इसके लिए वह कानून की सहायता ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। 1986 में ये कानून लागू किया गया था, लेकिन 2019 में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें उपभोक्ता संगठन की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों के विशेष संदर्भ के साथ अर्थ, महत्व, उपभोक्ताओं के अधिकार, उपभोक्ताओं की जिम्मेदारियां, उपभोक्ता जागरूकता और कानूनी निवारण। ठीक है। इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा अगला वित्तीय स्वीकृति और वित्तीय विश्लेषण। ये होता है हमारा वित्तीय लेखांकन। जो अकाउंट्स लेखांकन होता है, अकाउंट्स होता है, वो क्यों बनाया जाता है, उसे बनाने की क्या आवश्यकता होती है, जो बिजनेस में है जो वो लेखांकन किस लिए बनाते हैं, ये अपने जो पैसा इन्होंने लगाया है वो साल के अंत में उन्हें प्रॉफिट दे रहा है या लॉस कर दे रहा है, ये सब जांच करने के लिए क्या किया जाता है, लेखांकन बनाया जाता है। ठीक है। तो इसके क्या अर्थ होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, लेखांकन जानकारी की गुणवत्ता और विशेषताएं
क्या क्या होती हैं। लेखा सिद्धांत, इनके कुछ प्रिंसिपल होते हैं बनाने के, वो क्या होते हैं। लेखा अवधारणा, लेखा मानक स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ इंडियन स्टैंडर्ड होते हैं तो कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, जिनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेखा का नगद और क्रमिक आधार। सेकंड पॉइंट है लेखांकन की प्रक्रिया। एक लेखांकन बनाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है, पहले क्या बनाया जाता है, उसके बाद क्या बनाया जाता है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले जैसे वाउचर, लेन देन, लेखा समीकरण, डेबिट क्रेडिट के नियम, मूल प्रवृत्तियाँ, जर्नल की पुस्तक और विशेष प्रयोजन पुस्तक, लेजर जर्नल, सहायक पुस्तकों की पोस्टिंग, खातों का संतुलन, परीक्षण संतुलन और त्रुटियों का सुधार, यानी कि खाते बनाते समय यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसमें कैसे सुधार किया जाता है, ये सब बातें भी हम पढ़ेंगे। बैंक विवरण का समाधान, ठीक है। उसके बाद है 3 पॉइंट मूल्य ह्रास प्रावधान, यानी कि मशीनरी जो हम लेके आते हैं एक बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें कुछ डेप्रिसिएशन होते हैं, तो डेप्रिसिएशन का प्रावधान हर साल कैसे किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आरक्षण के लिए लेखांकन, विनिमय के भी गैर लाभकारी संगठन, साझेदारी फर्म, साझेदारी का पुनर्गठन। एक साझेदारी फर्म में यदि कोई साझेदार प्रवेश करता है तो उसके क्या प्रावधान है, यदि वह रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो कैसे कैसे उनके लेखे बनाए जाते हैं। इनकम रिकॉर्ड संरक्षण, संयुक्त उपक्रमों का खाता, ये सब बातें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा 4th पॉइंट संयुक्त स्टॉक कंपनियों का लेखा, कि एक ज्वाइंट स्टॉक जो कंपनियां उनका लेखा किस किस प्रकार बनाया जाता है। शेयर पूंजी प्रकार के शेयरों, इस मुद्दे के लिए लेखांकन, आवंटन का आवंटन, यानी शेयरों का आवंटन अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, शेयरों का फिर से जारी करना, शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया जाता है, उसके बाद उनको रीइश्यू कर दिया जाता है, तो ये सब बातें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है डिबेंचर, डिबेंचर के क्या क्या टाइप्स होते हैं और इश्यू और रिडेम्पशन का तरीका, डिबेंचर को रिडेम्पशन करने का क्या क्या तरीका होता है। एकमात्र मालिक और संयुक्त स्टॉक कंपनियों के अंतिम खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं, अंतिम खातों की प्रस्तुति में उभरते रुझान, ठीक है। इन सब के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है 5th पॉइंट परिसमापन का हिसाब, डिसोल्यूशन का हिसाब किस प्रकार किया जाता है, ये सब भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है 7 फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि जो बिजनेस में जो पैसा कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल, जो डेली यूज के लिए जो पैसा हम लगाते हैं उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल के कुछ फार्मूले होते हैं, उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ICSI के द्वारा संशोधित मानक अनुसार के अर्थ, उद्देश्य और तैयारी, ठीक है। उसके बाद है हमारा 8 पॉइंट लागत लेखांकन, यानी कि प्रोडक्शन की करते समय जो लागत आती है उसका लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, उस की क्या प्रकृति होती है, क्या कार्य होते हैं। नौकरी की लागत, प्रक्रिया लागत, सीमांत लागत वो होती है जिसमें एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहते हैं हम, सीमांत लागत। लागत मात्रा, लाभ संबंध, लागत नियंत्रण, लागत में कमी की तकनीकी, ये सब बातें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा कंप्यूटर में लेखांकन, ठीक है। ये वित्तीय लेखांकन है, इसका पोर्शन भी हमें +1 +2 की बुक से बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और हम वही करेंगे। पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम एडवांस की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ कंप्यूटर का पोर्शन भी आता है जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर तो वैसे हमारे बेसिक नॉलेज हमें होती है तो बेसिक ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर और लेखा सूचना प्रणाली का परिचय, लेखा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, लेखा प्रक्रिया का स्वचालन, लेखा रिपोर्ट डिजाइन करना, MIS रिपोर्टिंग, अन्य सूचना प्रणाली के साथ डेटा विनिमय, तैयार, निर्मित, अनुकूलित और दर्जी लेखा प्रणाली। इसमें ये है कि पहले जो हाथों से बनाते थे बुक वगैरह में जो बनाया जाता था लेखा, वो किस प्रकार से होता था और कंप्यूटर में आजकल जो बनाया जाता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।
किस प्रकार से एक कंप्यूटर में लेखा किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसके बारे में अच्छे से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा 10th पॉइंट, लेखांकन और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। लेखा में इकाई की अवधारणा, संबंध और बेस प्रबंधन प्रणाली DBMS, इनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा 11th पॉइंट, संगठन के मानव संसाधन और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए मुद्रास्फीति लेखा और लेखा यानी कि संगठन में जो मानव संसाधन, जो ह्यूमन रिसोर्स जो काम कर रहे हैं, उनके लिए लेखांकन बनाया जाता है कि जो एम्प्लॉय पे जो खर्च किया है वो उतना हमें प्रॉफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनके सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए जो लेखे बनाए जाते हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये था हमारा DSSB PGT कॉमर्स का पूरा सिलेबस, जो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये पहली तो बात मेरी ये मानना कि इसको अच्छे से याद करना, कम से कम दिन में एक बार इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये देखने के बाद हम जब पढ़ाई करते हैं, जब कोई भी बुक उठाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलेंगी? ये सब चीज़ें हमें अपने सिलेबस से पता चलेंगी। ठीक है, ये सब वहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।